हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो है 10 अप्रैल का आज के डेट का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एडिटोरियल को भी और इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको हम एनालाइज करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के लिए, और उसमें क्या क्या जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। और कुछ कुछ अगर स्कीम्स या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसमें जो आपको जानने की जरूरत है एग्जाम के लिए, उसको हम बेसिकली नोट्स के तौर पे हमने बताया है, जिसको आप अपने नोट में भी लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में, अपने सॉफ्ट कॉपी में, वहाँ पे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट आज का एनालिसिस है हिंदू न्यूज़पेपर आपका इस आधे घंटे में कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन दायर हुई थी कन्वर्जन को लेकर के, कि है ना फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन। तो उसमें कोर्ट ने फटकार लगाई बेसिकली पिटिशनर को कि लोग जो है फ्री टू चूज द रिलीजन, रिलीजन को चूज करने के लिए फ्री है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये इनका कि प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट रिलीजन। ये आर्टिकल 25 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स है। ये फंडामेंटल राइट जो है काफी इंपॉर्टेंट आपका कोई भी एग्जाम के लिए। बेसिकली जो आपका पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स जो उसमें सारे आपका तो सारे फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14 से अगर मैं कहूँ आपका आर्टिकल 32 तक, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इसके रिलेटेड प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। कभी कुछ बार कंबाइंड जो आर्टिकल्स होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, कभी बार कितनी बार इससे रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स को आप जरूर डिटेल में स्टडी करें कि क्या क्या है इसका ना, फंडामेंटल राइट, एक एक फंडामेंटल राइट्स क्या बताता है, उसका क्या क्या एक्सेप्शंस है, उसकी क्या मायने हैं, और नॉर्मल लिविंग्स में, नॉर्मल जो कल्चर में उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। और फंडामेंटल राइट्स का एक मेरा डिटेल प्लेलिस्ट भी है, जिसका मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा आपको कार्ड में, और डिस्क्रिप्शन जो नीचे में उसको आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोस का, जिसको कि आप एग्जाम के लिए आप उसको देख सकते हैं, आपको वो कंसेप्ट जो है और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को आप जरूर डिटेल में पढ़ें, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद आर्टिकल 32 जो आपका रिट्स, इसमें अलग अलग रिट्स है, उसको भी आप डिटेल में पढ़ें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिलीजियस फेथ इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रीवेसी। ये भी इन्होंने कहा है कोर्ट ने कि राइट टू प्रीवेसी का भी पार्ट है रिलीजियस फेथ, कि आपका जो रिलीजियस फेथ है वो प्राइवेट अफेयर्स है। इसको आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहले कुछ सालों पहले बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राइट टू प्रिवेसी के बारे में कहा था कि इसको आप तो हटा नहीं सकते हैं, ये भी एक पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, अलॉन्ग विथ राइट टू लाइफ जो आपका 21 आर्टिकल है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजियस जो है 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन क्या चूज करना चाहते हैं या क्या नहीं चूज करना चाहते हैं, और किसको वो फेथ किस पे है वो उसका, और वो क्या प्रोफेस करना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको थोड़ा क्लियर हो, आर्टिकल 25 किया है, और उससे रिलेटेड आप बाकी चीजें भी पढ़े। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, ये है इंडिया प्रोटेस्ट यूएस नेवल एक्सरसाइज। ये बेसिकली जो यूएस का एक नेवल एक्सरसाइज का सकते हैं, शिप जो है जिसका नाम है जॉन पॉल जॉन्स। ये जो है बेसिकली इसने अभी जो है हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कहते हैं लक्षद्वीप के पास में, ये गुजर रहा है। बेसिकली क्रॉस किया उसने, पेट्रोल कंडक्ट पेट्रोलिंग वो कर रहा है बेसिकली इस रीजन में, वेस्टर्न इंडियन ओशियन के रीजन में। तो हैज कैरी आउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का नाम इन्होंने दिया यूएसए ने, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशन। ये बेसिकली कैरी कर रहा है, मिलिट्री शिप एक तरह से नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड से ये गुजरा, जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है ये बेसिकली मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा डिटेल में। और ये इन्होंने कहा इंडिया ने कि ये जो यूएन का जो यूएन एग्रीमेंट जो है आपका, एक और आर्टिकल इसके रिलेटेड, हाँ, इसमें इंडिया ने कहा है कि यूएन क्लॉज इज दैट कन्वेंशन डज नॉट ऑथोराइज अदर स्टेट्स टू कैरी आउट इन ईईजेड एंड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेज और मैनेवर्स। तो ये इंडिया ने कहा अपने चिट्ठी में, अपने जो प्रोटेस्ट में कहा, ये जो एग्रीमेंट है यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, यूएसए इसको ज्वाइन नहीं किया यूएसए ने बेसिकली, लेकिन
ये जो कन्वेंशन है ये बोलता है कि अदर स्टेट्स को ऑथराइजेशन नहीं है कि दूसरे स्टेट के ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो इंटरफेयर करे, एक्टिविटी कैरी आउट करे, मिलिट्री एक्टिविटी कैरी आउट करे विदाउट उस स्टेट का परमिशन के। तो उस कंसेंट लेना आपको होगा कोस्टल स्टेट का। इस केस में कोस्टल स्टेट इंडिया है, इंडिया का आपको कंसेंट लेना होगा जब आप वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ कर रहे हो। तो इसमें यूएसए का ना किसी उनका मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं था, जनरली एक नॉर्मल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो एक्सरसाइज है। यहाँ जैसे लिखा इंडिया ने रेटिफाइड किया हुआ ये इस एग्रीमेंट को 1995 में इंडिया ने रेटिफाई किया था, यूएस ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इसकी कन्वेंशन की जो एग्रीमेंट्स है, जो बातें हैं, वो इसमें बेसिकली एक तरह से यूएसए पे लागू नहीं होती है। तो यूएन क्लॉज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करूं, तो ये सी कानून को लेकर इटालियन मैरीन्स का आपने देखा था, अभी भी केस चल रहा है, उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है। ये जो एग्रीमेंट वैसे 1982 में स्टार्ट हुआ था और 1994-95 में ये बेसिकली एप्लीकेबल हो गया जब बहुत सारे देशों ने इसको रेटिफाई किया। तो ये जो बेसिक कन्वेंशन, इसको लॉ ऑफ सीज भी कहते हैं, लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम इसका। ये राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है जो किसी कोस्टल नेशंस का टुवर्ड्स द यूज ऑफ वर्ल्ड ओशियन। तो वर्ल्ड जो ओशियंस अलग अलग, जैसे कि हमारा इंडिया है, मान लीजिए इंडिया के साइड में इंडियन ओशियन है, आपका अटलांटिक ओशियन मान लीजिए अदर साइड में है, पैसिफिक ओशियन है कहीं पर। तो ये सब ओशियन जो है इसको कैसे अपन ये किसी जो कोस्टल नेशन का क्या राइट है उसके ऊपर में, या बाकी दूसरे देशों का क्या राइट्स होगा ओशियंस पे, ये इसको बेसिकली डिफाइन करता है। इसने जो बेसिकली जो ओशियंस है इसको मैरीटाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है। जनरली 5 मेरी जोन्स में डिवाइड किया है: इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। ये 5 पार्टों में जो ओशियंस को आप मान लीजिए ये हमारे देश का बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गया। इसके बाद एक है ना, इन्होंने 5 पार्ट में इस पूरा जो कोस्टल जोन है उसको डिवाइड किया है। तो पहला जो इंटरनल वाटर है, इंटरनल वाटर मतलब हो गया आपका कि एक तरह से बेसलाइन है आपका, है बेसलाइन में जो कंट्री बनाती है एक तरह से कोस्टल बेसलाइन है। तो उससे जो बेसिकली यहाँ पे ये इंटरनल वाटर हो गया उसके अंदर का, जिसमें उसकी फुल सॉवरेनिटी, मतलब जो कोस्टल स्टेट है उसका पूरा राइट है उसके ऊपर में। जैसे कि जस्ट लाइक उसका कि उसकी जमीन एक तरह से हो, जैसे जमीन पे आपका राइट है किसी देश का, उसी तरह इंटरनल वाटर्स पे पूरी तरह से राइट है। ये इसका इसमें इंटरनल वाटर्स में आपका बे आ जाता है, पोर्ट आ गया, इनलेट्स देख लिया हमने, रिवर्स जो मिलती है, ये सब पे जो है उस देश का पूरा अधिकार है। एक मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये रहा आपका, ये बेसलाइन है, इसके ऊपर में सब डिफिनेशन है। इसके इधर जो है वो इंटरनल वाटर हो गया आपका, जो हमारे लैंड से। इसके अलावा ये 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी आता है। यहाँ से 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिन्यूअस जोन्स कहा जाता है बेसलाइन से। यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स से कम का है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। उसके बाद इधर साइड जो आपका हाई सीज हो गया, और यहाँ से जो आपका ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, जो हम आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एरिया है। तो ये बेसिकली नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर में बेसलाइन का रेफरेंस लेकर के ये डिवाइड किया गया है। तो इसका डिफिनेशन हम देख रहे थे, टेरिटोरियल सी जो है, जैसे हमने कहा 12 नॉटिकल माइल्स तक है आपका बेसलाइन से, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी कहलाएगा। इसमें जो बेसिकली क्या है, इसका इस पे ऊपर कोस्टल स्टेट का सॉवरेनिटी है, जुरिडिक्शन है, और लेकिन ओनली टू द सरफेस, और सी बेड, सब सॉइल और एयर स्पेस पे भी उस देश का जो है राइट होगा। मतलब एयर स्पेस से कौन सी एयरलाइन गुजरेगी उसको परमिशन देना, वो सब भी बेसिकली वो कोस्टल स्टेट के अंदर में ही आएगा। वहाँ सी बेड अगर है, सब सॉइल जो नीचे में होता है, बेसिकली जो सी एनिमल्स है, वो सारा कुछ राइट जो है ये कोस्टल स्टेट का ही होगा। कंटिन्यूअस जोन हो गया, ये बेसिकली उससे और 12 नॉटिकल माइल्स आप ले ले, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स और हो गया आपका। इसमें जो बेसिकली सब सी पे सब आपका जुरिडिक्शन है, ओशियन सी ओशियन फ्लोर पे है, लेकिन एयर स्पेस राइट नहीं है यहाँ पर। मतलब वो स्पेस जो है, एयर जो है वो फ्री एयर होगा, उससे कोई भी जो है प्लेन बिना किसी इजाजत के गुजर सकता है। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी भी बात हम कर रहे थे। ये बेसिकली 200 नॉटिकल माइल तक रहता है, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल अगर आप देख ले तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा उस देश का। तो इसमें जो बेसिकली जो कोस्टल देश है उसका राइट होता है आपका कि आप है ना एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है माइनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर जो सी मिनरल्स है, और सी बेड पे, सब सॉइल पे। इसके अलावा और भी एक्टिविटी जैसे कि एनर्जी, आप जो है ना वाटर से या जियो थर्मल एनर्जी जो वहाँ से आप ले सकते हैं, वाटर एनर्जी, करंट ले सकते हैं, विंड एनर्जी, आप वहाँ पे विंड थर्मल पावर प्लांट, विंड प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सब जो है कोस्टल स्टेट के पास परमिशन है।
इट डज नॉट गिव कोस्टल स्टेट राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है इसको रेस्ट्रिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी शिप जो है वहां से गुजर सकती है या फ्लाइट गुजर सकती है, लेकिन कुछ लिमिटेड। तो ये जो बेसिकली फ्लाइट और इसका नेविगेशन का लिमिट है बेसिकली ओवर फ्लाइट का। लेकिन वो जो है जैसे कुछ लिमिट्स है, जैसे कि मिलिट्री आप जो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए से परमिशन चाहिए होगा, तो ये सब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अदरवाइज ये जो है आपका ये भी कोस्टल स्टेट के पर्वी में भी आता है। अगर मिनरल रिसोर्सेज वहां पे कुछ है तो वो जो कोस्टल स्टेट उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, माइनिंग कर सकता है। तो ये इसको आप ध्यान में रखें। ये कौन सा, उसके अलावा जो हाई सीज है ये ओपन एरिया हो गया, मतलब सभी के लिए ओपन है ये। नेक्स्ट आपका जो है एडिटोरियल है, इंडिया डज हैव ए रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली इन्होंने रिफ्यूजी क्राइसिस जो है इंडिया में बेसिकली अभी जो म्यांमार को लेकर के जो क्राइसिस दिखा है उसको इन्होंने बताया है कि इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस है, ये क्या है। तो पहले तो इन्होंने कहा कि कोई कानून यहाँ पे बेसिकली नहीं है। इसके अलावा इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की है। तो नीड इसमें जो कुछ फायदा नहीं होगा रिफ्यूजी का। इन्होंने ऐसे कहा कि रिफ्यूजी, म्यांमार के रिफ्यूजी की अगर हम बात करें तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका जो कट ऑफ डेट है वो 2014, मतलब 2014 पहले जो लोग आए हैं उसको इसके अंदर में सिटीजनशिप मिल सकता है। तो ये बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया म्यांमारी जो रिफ्यूजीज है, जो वहाँ पे अभी हमने देखा कि वहाँ पे मिलिट्री रूल है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो म्यांमारी सिटीजन है वो भाग करके बेसिकली फ्ली करके इंडिया बॉर्डर में घुसना चाह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो कंट्रीज है, उस नॉर्थ ईस्ट हमारा जो बॉर्डर है वहाँ से इंडिया में घुसना चाह रहा है, लेकिन इंडिया ने बेसिकली उसको उनको एंट्री करने से मना कर रखा है, बॉर्डर को अपना क्लोज किया हुआ है। इसको लेकर इन्होंने कहा है कि बेसिकली कैसे जो है इसको हम डील कर सकते हैं रिफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया का। तो पहला तो इन्होंने कहा कि रिफ्यूजी जो है ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन केसेस में। तो दे देयरफॉर अर्जेंट नीड टू टुडे टू क्लिनिकली एड्रेस द इशू ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। तो इसलिए रिफ्यूजी प्रोटेक्शन का इशू को हमें डील करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये इन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट, जैसे इंडिया कहती है, अब ये बहुत बार कोर्ट में भी गवर्नमेंट कहती है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है वो थ्रेट है इन लाइफ और यहाँ के सिक्योरिटी को लेकर के। तो ये भी उन्होंने कहा कि हाँ, इलीगल इमिग्रेंट जो है दे आर थ्रेट टू सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की अगर हम बात करें इलीगल अगर इमिग्रेंट्स है तो उससे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, वहाँ देश के सोशल पॉलिटिकल जो फैब्रिक है, कल्चर जो है उसको खराब किया जाएगा। तो ये इम्प्लीकेशन है। लेकिन इन्होंने फिर कहा है कि बस हमें जो है इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी के बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। हम बहुत बार जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, हम दोनों को जो है मिला लेते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी को। तो दोनों जो है अलग अलग है। इन्होंने फिर हम कि इंडिया की अगर बात करें तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है और एक ही एक्ट है जो इसको दोनों को गवर्न करता है, वो है फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसमें फॉरेनर्स को कहा गया, फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसी एक्ट से दोनों गवर्न होते हैं, चाहे तो इसीलिए हमारे यहाँ जो लीगल फ्रेमवर्क है वो दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएट नहीं करता, जो कि गलत है। इसके अलावा इंडिया जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन या 1967 उसका प्रोटोकॉल है, उसको इंडिया ने अभी तक है ना, पार्टी नहीं उसको रेटिफाई नहीं किया है कन्वेंशन को। तो इंडिया पे ये लागू नहीं होता कन्वेंशन, जो कि रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल एक तरह से कन्वेंशन है। तो यहाँ ये लगा कि लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी है। लीगल फ्रेमवर्क हमारे यहाँ नहीं है, जिसके कारण हमको बहुत बार पॉलिसी एम्बिग्यूटी होती है। एडहॉक मेजर जो गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि आपने किसी माइनॉरिटीज को है ना आपने पिक किया कि भाई ठीक है ये यहाँ रह सकता है, कुछ माइनॉरिटीज को आप है ना डिस्कार्ड कर रहे हैं, रिपेट्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो रिपोर्ट बैक कर रहा है, तो ये बेसिकली गलत है। ये पॉलिसी अगर एक हमारे पास होता, पॉलिसी गाइडलाइन अगर हमारा होगा, लीगल फ्रेमवर्क होगा, तो हमें ये अलग अलग जो है स्टैंड लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये इन्होंने कहा कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। एब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने के कारण पॉसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, ये भी बहुत बार देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से उसको पोलिटिसाइज करती है इशूज को। जैसे रोहिंग्या के केस में जो करंट गवर्नमेंट है उसने पोलिटिसाइज किया इशूज को कि वो अलग कैटेगरी है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियल्स है उस बेसिस पे वो पोलिटिसाइज भी होता है इशू। ऑल्सो ओपन डोर्स फॉर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग टू एडमिट। इसके अलावा अगर हमारे पास एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो क्या बात है कि जब भी हम किसी रिफ्यूजी को हमको अलाउ करना है नहीं करना है, इसका डिसीजन हमको उस समय जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको लेकर के करना होगा। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अभी जो म्यांमारी रिफ्यूजी है इसको इंडिया क्यों नहीं एडमिट कर रहा है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे म्यांमारीज को, रिफ्यूजी को, तो हम वहाँ के जो गवर्नमेंट, वहाँ के जो जनरल्स हैं
उसको हम म्यांमार के जनरल को हम बेसिकली उनका जो फेथ है वो हमारा रिलेशन जो खराब होगा, जिसके कारण बीजिंग जो हो सकता है वहाँ पे और नज़दीकी बना ले और वहाँ पे ज़्यादा उसका दबदबा हो जाए। तो ये इंडिया को डर है इसके लिए। अगर इंडिया के पास एक पॉलिसी होता इंडिया का कि भाई नहीं, ये हम इसको एडमिट करेंगे, ऑलरेडी कानून होता, तो हमें वो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम उस कानून को फॉलो कर रहे होते, तो हमारा रिलेशन भी नहीं सही रहता, हमारा जो एडहॉक मेजर हमें लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इन्होंने बात किया है कि जैसे इंडिया ने बहुत बार जो कहा है कि भाई यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो, इसको हम क्यों नहीं एक्सीड करें, इसको क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे दिया गया है कि क्यों इसको नहीं करने की जरूरत है। बेसिकली इन कन्वेंशन में क्या फॉल्ट है उसको यहाँ बताया गया है। पहला तो ये बताया गया है कि इस कन्वेंशन में जो रिफ्यूजी का डिफिनेशन है उसमें सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो के लिए जो रिफ्यूजी है उसको किया गया है, बट नॉट इकोनॉमिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो जो कुछ लोगों का जो सिविल और पॉलिटिकल कारण के बेसिकली जो फ्ली किए रिफ्यूजी हैं, उनको ही इसमें रिफ्यूजी माना गया है। जो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक राइट्स के कारण जो मान लीजिए दूसरे देश में शरण लेना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पे रिफ्यूजी नहीं माना गया है। ये जो बेसिकली इसमें कहा गया है कि ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो अपने हिसाब से उन्होंने डिफिनेशन को रखा है। If the violation of economic right were to be included in the definition of a refugee, it would clearly pose a major burden on developed world. तो ये डेवलप्ड वर्ल्ड पे ज़्यादा बर्डन होगा इसको लेकर के, तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली डिफिनेशन को चेंज करने की जरूरत है। पहला तो इस कन्वेंशन में कि आपको इकोनॉमिक राइट्स के जो वायलेशन जहाँ पे हो रहे हैं उनको भी आप रिफ्यूजी माने, डिफिनेशन सही नहीं है। दूसरा जो इसमें बताया गया है, नॉर्थ इज वायलेटिंग इन बोथ लेटर एंड स्पीड। तो नॉर्थ यानी कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री कहा जा रहा है, या फिर यूरोप आप समझ लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, तो ऐसे देश जो है इसको, इस कन्वेंशन को पूरी तरह से मान नहीं रही, पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो ये देश जो है नॉर्दर्न स्टेट्स में, कि आप यूएसए, यूरोपियन यूनियन जो हो गया, इन्होंने इनका जो स्ट्रिक्ट एक नॉन एंट्री रिजाइम जो है, नॉन एंट्री रिजाइम इज कंस्टिट्यूटेड बाय रेंज ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इसमें बेसिकली वो तो होता है कि वीजा रेस्ट्रिक्शंस आप लगा दे रहे हैं, कैरियर सैंक्शंस हैं, थर्ड सेफ कंट्री रूल्स है, रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी का डिफिनेशन आप अपने हिसाब से एडमिट कर रहे हैं, विड्रॉल ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स टू असाइलम सीकर्स एंड वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ डिटेंशन। तो ये सब चीजें इन्होंने बताया कि जो नॉन एंट्री रिजाइम जो है इन देशों का, नॉर्दर्न कंट्रीज का, ये इस जो कन्वेंशन का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको फुलफिल नहीं करता है, उसके अगेंस्ट है। तो ये इंडिया इसलिए कहता है कि भाई जब नॉर्थ इसको एडमिट नहीं कर रहा, नॉर्थ भी इसको ठीक से फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम इसको, इस एग्रीमेंट को क्यों हम इसको एक्सेप्ट करें। तो ये दो कारण उन्होंने बताए हैं इस कानून, ये जो कन्वेंशन, रिफ्यूजी कन्वेंशन के अगेंस्ट में इंडिया का जो स्टैंड रहा है। इसको आप लिख सकते हैं आंसर में कि भाई इस कन्वेंशन को इंडिया ने अभी तक क्यों नहीं एक्सीड किया है। तो कुछ कारण आप यहाँ पे, दो कारण यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दो कारण है जो इंडिया बेसिकली ने कहा है कि कन्वेंशन अभी भी फुल प्रूफ नहीं है, इसको और सुधार करने की जरूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें नए कानून के आंसर क्या है, इसका भी रिफ्यूजी प्रॉब्लम को कैसे हम डील करें। तो इसके लिए हमें चाहिए एक नया कानून, डोमेस्टिक लॉ। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक लीगल फ्रेमवर्क हमें चाहिए। सीए जो है ये लीगल फ्रेमवर्क की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी है। यहाँ पे आपने, हम देखे हैं हमने कि भाई कुछ कंट्रीज को ही यहाँ पे परमिशन है, यहाँ पे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, और उसमें जो है कुछ रिलीजियस पर्सन को ही यहाँ पर इसमें राइट्स दिया जाएगा, सिटीजनशिप राइट्स। तो ये कानून नहीं ठीक है। बेसिकली हमें दूसरे एक डोमेस्टिक कानून की जरूरत है। शुड अलाउ फॉर टेम्पोररी शेल्टर एंड वर्क परमिट। और ये जो हम कानून लेके आएंगे, लीगल फ्रेमवर्क, उसमें टेम्पोररी शेल्टर और वर्क परमिट का भी जो प्रोविजंस होना चाहिए। द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी लॉ इंसेंटिवाइज इलीगल इमिग्रेंट्स इन कंट्री। तो हमारे यहाँ रिफ्यूजी लॉ कानून नहीं, इसी कारण से बहुत बार इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं यहाँ पर, देश में रहते हैं इलीगल तरीके से, जिसको कि, जो कि हमारे पास बेसिकली उसका रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए हमें जरूरत है कानून हो जिसमें हम इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाकर हम रिफ्यूजी को रख सके, और एक लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास होना जरूरी, ताकि हम उसको गाइड कर सके, मॉनिटर कर सके। तो ये इन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्पोररी माइग्रेंट वर्कर, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी। और ये डिस्टिंक्शन करने के में बहुत जरूरी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है और रिफ्यूजी अलग होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी अलग है, और टेम्पोररी माइग्रेंट वर्कर जो कि काम करने के लिए जो आए हैं दूसरे देश से, वो अलग है। तो इन तीनों को हमें अलग अलग करने की जरूरत है, और तीनों को अलग अलग कानून से गवर्न करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है आपका, द वर्ल्ड न्यू हिम एज पेरियार्स एडिटर। ये बेसिकली जो है इनके बारे में कहा गया है। ये आपके अनिमुत्थु जो है, ये बेसिकली पेरियार जो
थे उनका बेसिकली उन्होंने कह सकते हैं जो राइटिंग्स था, जो लेख था, उस सबको बेसिकली एक कंबाइन किया और उसके ऊपर पे काम किया है। तो ये भी इनका हाल में ना डेथ हो गया था अप्रैल 6 को। इसके बारे में उन्होंने बताया। तो एग्जाम के लिए आपका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है डिस्टर्बिंग ऑर्डर, ये बेसिकली जो है सिविल कोर्ट, वाराणसी सिविल कोर्ट में जो आप एक ऑर्डर दिया था कि ज्ञानवापी मॉस्क्यू को लेकर कोई पिटिशन दायर की गई थी कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है और जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू है, तो ये मॉस्क्यू जो है बेसिकली ये काशी विश्वनाथ टेम्पल को की जमीन पे एक तरह से कह सकते उसका एरिया है, उस पर बनाया गया है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। तो इस पे मैंने कल बताया था काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, ये कब कब आया, फिर उसका डिस्ट्रॉय किया गया कुछ रूलर्स के द्वारा, फिर उसको बनाया गया। तो आखिरी में जो है बेसिकली ये जो है अहिल्याबाई होलकर ने इसका जो अभी जो टेम्पल है उसको बनाया था। और ये जो ज्ञानवापी मॉस्को बेसिकली औरंगजेब ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, काशी विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, इसका कुछ हिस्से को दहा करके। तो इस पे कहा गया है, तो इसमें बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि उसको स्टडी करे, सर्वे करे कि क्या ज्ञानवापी मॉस्क्यू डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल पे बनाया गया है कि नहीं है। इस चीज को एक्सेस करने का काम जो है एएसआई को दिया गया है। यहाँ पे राइटर का कहना है कि ये बेसिकली इससे ये गलत एक तरह से डिसीजन है, क्योंकि ये जो है फ्लड गेट खोल देगा बहुत सारे रिलीजियस डिस्प्यूट को लेकर के। ऑलरेडी जो है लेजिस्लेशन है, कानून है हमारे यहाँ देश में, जो कि है आपका प्लेसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट, ये 1981 का एक्ट है, जिसमें क्लियरली कहा गया था, 1991 में ये एक्ट आया था, इसमें कहा गया था कि ऑल पेंडिंग डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्कशिप विल अबेट एंड नन कैन बी इंस्टीट्यूटेड। ये कहा गया था, कोई भी पेंडिंग डिस्प्यूट जो है बेसिकली नहीं होगा। ये एक्ट जो था, इसमें बेसिकली सारे जो प्लेसेज ऑफ वर्कशिप हैं, जहाँ जो भी उस समय थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी थे, उन सब का जो है स्टेटस जो था, उस सबको फ्रीज कर दिया कि जैसा आप अगस्त 15 1947 में जैसा उस प्लेस का स्टेटस था, मतलब वहाँ पे हिंदू गॉड्स थे, मुस्लिम गॉड्स थे, जो भी था वही रहेगा। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अयोध्या, क्योंकि वहाँ पे उस समय लिटिगेशन चल रहा था। तो एक्सेप्ट अयोध्या के केस में बाकी जहाँ भी जितने भी इंडिया में रिलीजियस प्लेसेज है, उनका जो वर्शिप स्टेटस था, जो वहाँ पे पूजे जा रहे थे, वो वैसा ही रहेगा एज इन अगस्त 15 1947 पे जैसा उसका स्टेटस था, सेम ही आपको मेंटेन करना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो इस एक्ट को बेसिकली उन्होंने कहा कि इस एक्ट को बेसिकली वैलिडेट किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सारे जो स्टेटस है प्लेसेज ऑफ वर्शिप का, उस इस एक्ट के बाद में फ्रीज कर दिया गया है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। तो इस एक्ट के बारे में डिटेल में मैंने बताया भी है, प्रीवियसली हमने डिफाइन भी किया है इसको, और क्या क्या इसका सेक्शन है अलग अलग एडिटोरियल्स में और अलग नोट्स में हमने बताया है। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टाइम टेस्ट टाइज, ये बेसिकली इंडिया रसिया को लेकर के है। तो इंडिया रसिया जो है, अभी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ इंडिया में विजिट किया था उन्होंने, और तो इसमें लेकर के कुछ पॉइंट्स है जो आप इंडिया रसिया रिलेशन में लिख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। तो ये पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो आपका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया कर रहा है आपका यूएसएन इकोनॉमिक यूनियन। ये बेसिकली जो आपका वेस्ट एशिया आप कह सकते हैं यहाँ पर, उसके साथ जो है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ जो बेसिकली एक इकोनॉमिक यूनियन जो वहाँ का जो ग्रुप है, जिसमें कि उज्बेकिस्तान है, आपका कजाकिस्तान, ये सब जो स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, जिसके साथ इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही है। तो ये एक है ना रिलेशन है इंडिया और रसिया का। इसके अलावा जो X-400 मिसाइल का जो डिलीवरी की बात है, जो इंडिया खरीदना चाह रहा है रसिया से, इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर, तो ये जो इंडिया का रसिया के साथ जो रिलेशनशिप जो है, क्या क्या एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, क्या क्या जो बातें चल रही हैं, उसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वाड को इन्होंने कहा कि जो एशियन नाटो एक तरह से है, इसको अपोज किया है बेसिकली रसिया ने। तो इसको आप लिख सकते हैं जो क्या क्या जो कंसर्न पॉइंट्स है इंडिया और रसिया के रिलेशन के बीच में। उसके अलावा इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो तालिबान को रसिया ने इंटर किया है, बेसिकली उसके साथ बातचीत की है अफगानिस्तान को लेकर के, तो ये इंडिया के बेसिकली का जो स्टैंड रहा है उसके एक तरह से अगेंस्ट है। इसको आप ले सकते हैं जो सोर्ट पॉइंट है या फिर कंसर्न पॉइंट जो इंडिया रसिया के रिलेशन के बीच में। इसके अलावा इसके बाद जो है यहाँ से जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, रसिया फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान विजिट किया, जो कि पहली बार है 9 सालों में। तो ये एक जो है इंडिया रसिया के रिलेशन का
के बारे में इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या-क्या जो कंसर्न पॉइंट्स जिसको देखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और इसमें कुछ खास नहीं है आज ज़्यादा। तो इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर आप देखें, उसमें कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक है, उसको आप है ना देख सकते हैं। और जो-जो मैंने बताया इस चीज़ों को आप जो है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के नोट्स में आप उन पॉइंट्स को ज़रूर लिखें, ताकि आप बाद में उसको रिवाइज़ कर पाएँ। इस न्यूज़ का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और बाकी मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।